हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोसी के आस में। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा टॉपिक हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर आप आ ही गए हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके ही जाना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इनहेल और इनहेल आउट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल है ये गलत जवाब है। रेस्पिरेशन का मतलब अगर मैं आपको रियल मायने में समझाऊं तो आप बताओ हमारे सराउंडिंग्स में क्या है। तो सर हमारे सराउंडिंग्स में क्या है, तो हमारे सराउंडिंग्स में एयर है। एयर को आप किस चीज़ से लेते हो, नोज से लेते हो। ऐसा थोड़ी है कि आपका जो नोज है वो फिल्टर कर देता है, नहीं नहीं तुम भाई कार्बन डाइऑक्साइड हो तो तुम नहीं जाओगे, तुम नाइट्रोजन है तो तुम नहीं जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। आप एयर प्रॉपर लेते हो, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कुछ अमाउंट ऑफ CO2 भी होता है। तो आप एयर को लेते हो किससे, नोज के थ्रू लेते हो। तो देखो मैंने नोज लिख दिया। अब नोज के पास क्या होता है, विंड पाइप। हमारे पास क्या होता है, विंड पाइप। तो विंड पाइप के मदद से जो हमारा एयर होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, तो सर वो जो एयर होता है वो हमारा लंग्स के पास पहुंच जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में क्या अवेलेबल है, एयर अवेलेबल है। हमारे पास क्या है, नोज है। नोज से जब हम हवा को लेते हैं, एयर को लेते हैं, तो वो विंड पाइप की मदद से लंग्स के पास पहुंच जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताओ लंग्स के पास क्या होता है, तो लंग्स के पास सर ब्लड होता है। लंग्स के पास क्या होता है, तो लंग्स के पास हमारा ब्लड होता है, ठीक है। और इस ब्लड में क्या होता है, तो इस ब्लड में ऑक्सीजन होता है। जो हमारा लंग्स होता है उसके पास ब्लड होता है और उस ब्लड में क्या होता है, उस ब्लड में ऑक्सीजन होता है। और वो जो ऑक्सीजन होता है ना, जब हम सांस लेते हैं ना, तो ये जो ब्लड होता है ना, इसमें जो ऑक्सीजन होता है ना, हमारे बॉडी में आपको पता है क्या होता है, एक हमारे बॉडी में ग्लूकोज नाम का भी कुछ होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जिससे आपको सब लोगों को पता है कि जब ग्लूकोज टूटता है तो हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि हम सराउंडिंग से एयर लेते हैं, एयर जो है नोज के थ्रू लेते हैं, नोज से वो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स के पास पहुंच जाता है और हमारे लंग्स में क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन घुलना स्टार्ट होता है। ऑक्सीजन घुलने के साथ साथ क्या होता है, वो ग्लूकोज के पास चला जाता है। और ग्लूकोज का अगर आप फॉर्मूला देखो तो आप सारे लोग जानते हो क्या होता है, C6H12 और O6। तो जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास पहुंच जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है ना, इसको क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, इसको जलाना स्टार्ट करता है। और अगर जलाने को मैं बोलूँ तो क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करने लगता है, इसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो जो मेरा देखो, मेरा जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, यहाँ पे क्या था, ये ग्लूकोज केवल था। बाहर से क्या आया, जब हम सांस लिए तो ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन क्या करता है, इसको तोड़ता है। और किस फॉर्म में तोड़ता है, जब ऑक्सीजन टूटता है तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या बनता है, वाटर बनता है, और फिर क्या होता है, फिर मेरा ATP होता है। ATP रिलीज होता है, जिसको ये हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा एनर्जी है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। और ATP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा रेस्पिरेशन क्या कहलाता है। रेस्पिरेशन अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो जो हमारा ऑक्सीजन बाहर से आता है और ग्लूकोज को जो तोड़ता है उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंबाइंड डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या कहता है। तो देखो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका डेफिनेशन क्या कहता है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग व्हेन यू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपसे कोई पूछे रेस्पिरेशन क्या होता है तो आप वहाँ पे क्या बोलोगे कि ग्लूकोज का टूटना जो होता है वही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन, जिससे आपको एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है तो आप बोलोगे कि वैसा सिस्टम जिससे हमको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में हेल्प मिलता है, या वह पार्ट जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने में, एक्सचेंज करने में इन्वॉल्व रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन का। तो देखो क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन द सेल टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया
बताया था कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो कुछ नहीं, वो हमारा जनरली जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के आने से वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के रूप में टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है। अब देखो ये मेरा क्या है, फ्लो डायग्राम है। तो देखो इसको भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो सबसे पहले ये क्या है, मेरा नाक है। ये देखो ये जो मेरा है, ये रेड पेन से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, नोज है। नोज है और ये मेरा क्या है, हवा है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा नोज के थ्रू क्या होता है, नोज के थ्रू हम सांस लेते हैं। सांस जब लेते हैं तो ये मेरा क्या होता है, विंड पाइप। ये जो देख रहे हो ये आप होता है विंड पाइप। इस विंड पाइप के थ्रू हमारा जो हमारा एयर है, जो मेरा हवा है, वो कहाँ आ जाता है, लंग्स में आ जाता है। और लंग्स के पास क्या होता है, ब्लड होता है। और ब्लड के पास क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, Hb+O2 होता है। और जब ये जाता है कहाँ पे जाता है, ग्लूकोज के पास जाता है। ये देखो ये सेल है, सेल के पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। आप सारे लोग जानते हो ना कि जो हमारा सेल होता है वो एनर्जी से ही तो काम करता है ना। तो ग्लूकोज के पास क्या होता है, सेल के पास क्या होता है, सेल के पास एनर्जी होता है, ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज के पास क्या पहुँच जाता है, ऑक्सीजन पहुँच जाता है। ऑक्सीजन किसकी मदद से पहुंचता है, यहाँ तक ब्लड की मदद से पहुंच जाता है। ब्लड की मदद से पहुंचने के बाद इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, LHS साइड को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो मेरा राइट हैंड साइड होता है उसको हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, वाटर दिख रहा है और एनर्जी दिख रहा है, ये हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन से फॉर्म हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो मेरा एनर्जी होता है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, एनर्जी हाउस बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, सो रेस्पिरेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड मेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो वही कह रहा है कि जो मेरा रेस्पिरेशन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो मेरा ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। किस फॉर्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में। अब अगर मैं रेस्पिरेशन पढ़ना स्टार्ट कर दूँ तो जो मेरा रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो हमारा कितने टाइप का होता है, तो हमारा वो 2 टाइप का होता है। जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ना वो 2 टाइप का होता है। एक होता है मेरा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है मेरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर मैं आपसे बताऊं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो मैं बताऊं कि वैसा रिएक्शन, वैसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, जिसमें ऑक्सीजन भैया अपना काम करने के लिए आ रहे हैं, वैसे रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन होता है वो प्रेजेंट होना कंपलसरी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, C6H12O6, यहाँ पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज के पास कौन आया, ऑक्सीजन आया। और ऑक्सीजन से क्या, ग्लूकोज के पास कौन आया, ऑक्सीजन आया। और इसमें इन दोनों के बीच में रिएक्शन आया, रिएक्शन हुआ। जो मेरा ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को क्या क्या तोड़ दिया, किसमें तोड़ा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर और ATP में। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो जो हमारा ग्लूकोज टूटता है और हम लोगों को एनर्जी मिलता है, वो किस टाइप का रेस्पिरेशन हुआ, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज को क्या कर देता है, तोड़ देता है। और आपको एक बात मैं बता दूं कि जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है ना, तो वो CO2, H2O और ATP के साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। तो आप अपने बात में ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे बॉडी, हमारा जो ह्यूमन होता है वो किस टाइप का रेस्पिरेशन करता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। अच्छा, जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ ATP होता है वो कितना होता है, तो जो हमारा ATP होता है वो 38 होता है, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे जो ये साइटोप्लाज्म है ये गलत है, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो मेरा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये
किसमें होता है? तो देखो जो ह्यूमन होता है, जैसे मनुष्य हो गया, एनिमल हो गया, एनिमल में काऊ हो गया, बोफैलो हो गया, आप जो भी एनिमल जानते हो, बर्ड हो गया, चिड़िया उड़िया सब हो गया, इन सबों में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब जो मेरा ऑक्सीजन होता है ये क्या होता है? जरूरी होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एरोबिक रिएक्शन कहाँ होता है ह्यूमन में, तो आप क्या उसका जवाब दोगे कि सर एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इतना बात से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? एब्सेंट होता है। ऑक्सीजन भैया आते ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज होता है, C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे जब ग्लूकोज होता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन आता है? तो ऑक्सीजन आता है। अब भैया ऑक्सीजन तो आ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग एक कैटालिस्ट लाते हैं। क्या लाते हैं? एक हम लोग कैटालिस्ट लाते हैं, ठीक है। वो कैटालिस्ट क्या करेगा? अब इसको तोड़ेगा और वो उसको क्या बनाएगा? जैसे जब कैटालिस्ट C6H12O6 को हम लोग कैटालिस्ट की मदद से इसको तोड़ेंगे तो ये जनरली किस फॉर्म में आ जाता है? तो ये हमारा आ जाता है C3H6O3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड बोलते हैं। और यहाँ से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो कितना होता है, कितना मॉलिक्यूल होता है, तो वो 2 ATP होता है। अगर मैं एरोबिक में पूछूं तो आपके मुंह से खट से आएगा कि 38 होता है। इतना बात आपको पता चल गया होगा। अच्छा अब बताओ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ होता है? तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना वो हमारा कहाँ पे होता है? तो वो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और C6H12O6 को हम लोग जब ये देखो एनारोबिक रिएक्शन में ना, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? C6H12O6 को क्या करते हैं पता है आपको? इसको हम लोग ना क्लोज कंटेनर में रिएक्शन करवाते हैं। और क्लोज कंटेनर में ऐसा करवाते हैं ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा उसके अंदर जाए ही नहीं। और जब इसके अंदर हम करते हैं ना तो यहाँ से 2-3 चीज़ बनता है, या तो प्यूरबिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, या इथेनॉल बनेगा। तो आप हमेशा याद रखना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से 3 चीज़ बनता है, प्यूरबिक एसिड, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। और ये किस में होता है? क्लोज कंटेनर में होता है। ऑक्सीजन थोड़ा भी प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। अच्छा मैंने जैसे आपको बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल था ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल, उसी टाइप से एनारोबिक का रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखो ये क्या कह रहा है? मसल सेल्स। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली जो ह्यूमन मसल्स होता है ना उसमें अगर O2 का संख्या कमी हो जाए, एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। तो जब भी हमारे मसल्स में O2 कम हो जाता है तो हमारे मसल्स के अंदर क्या बनने लगता है? लैक्टिक एसिड बनने लगता है। और लैक्टिक एसिड की वजह से ही आपके मसल्स में क्या आने लगता है? क्रैम्प आने लगता है। आप जो पैर जो होता है, आपका जो थाई होता है, उसको जो पकड़ के आप बैठ जाते हो तो वो क्यों होता है? वो मसल्स क्रैम्प की वजह से कभी कभी होता है। तो आप क्या बोलते हो? मेरे को मसल्स क्रैम्प आ गया। तो अब क्या बोलोगे कि मेरे बॉडी, मेरे मसल्स के अंदर क्या बन गया? लैक्टिक एसिड बन गया। कोई पूछेगा लैक्टिक एसिड क्यों बना भैया? तो बोलोगे अरे यार मेरे तो बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं था, इसी वजह से क्या हो गया? आपको मसल्स क्रैम्प आ रहा है। मतलब आपके मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चुका है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना बैक्टीरिया और फंगी होता है, जो अपना बैक्टीरिया और फंगी होता है ना, जो हमसे लोअर क्लास एनिमल है। लोअर क्लास एनिमल का क्या मतलब सर? जो हमसे पैसा में कम है? नहीं, लोअर क्लास का एनिमल, जिसको आप खुद बताओ ना, बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है। आज हमारे पास, हम तो इतने बड़े हैं, चींटी भी कितनी बड़े हैं, आपको आंखों से वो क्या होता है? दिख पाता है। जो आपका सैंड होता है उसका भी एक कण लोगे तो आपको दिखाई दे देता है, लेकिन आपको बैक्टीरिया नहीं दिख पाता है। तो सोचो उसका क्या डेवलपमेंट हुआ? कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, तभी तो वो उसको हम लोग अपने नेकेड आई से हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगी जो होता है वो किस टाइप का एनिमल होता है? तो लोअर क्लास एनिमल होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और अपना क्या होता है? फर्मेंटेशन। अब आप पूछोगे कि फर्मेंटेशन क्या होता है? तो देखो मैं आपको बता दूं, फर्मेंटेशन का जनरली यूज हम लोग ना एंटीबायोटिक जो ड्रग बनाते हैं ना उसके लिए यूज करते हैं। और ये एंटीबायोटिक ड्रग कैसा? हैवी ड्रग जो हम लोग बनाते हैं उसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। या फर्मेंटेशन की हेल्प से ही हम लोग क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। फर्मेंटेशन की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। और
देखो इसमें जनरली क्या होता है कि जो मेरा ग्लूकोज होता है ना, मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है फर्मेंटेशन में, मैं आपको बता ही देता हूं। इसमें क्या होता है, हमारे पास होता है ग्लूकोज। चलो मैं लिख के बताता हूं। यहाँ पे फर्मेंटेशन में क्या होता है ना, हमारे पास होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को क्या करते हैं ना हम लोग एक क्लोज कंटेनर में बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद उसके अंदर ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट के प्रेजेंट में इसको क्या कर देते हैं, ग्लूकोज को हम लोग एक क्लोज कंटेनर में रख देते हैं, उसके अंदर ईस्ट को डाल देते हैं, ईस्ट के प्रेजेंट में ग्लूकोज को रख देते हैं, ऑक्सीजन जाने बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो जब इसको बंद चैम्बर में रखते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये एक तरह का इंजाइम बनाने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जाइमेज इंजाइम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं जाइमेज इंजाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइमेज इंजाइम बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक तरह का एरोबिक रिएक्शन, एनारोबिक रिएक्शन होता है। और ये क्या करता है कि जो मेरा ग्लूकोज होता है ना, जो हमारा ईस्ट होता है, वो क्या करता है, जो मेरा ग्लूकोज होता है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो उसमें उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, इथेनॉल में। तो आई होप आपको फर्मेंटेशन भी समझ में आ गया होगा कि फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है ग्लूकोज को एक क्लोज कंटेनर में डालो, डालने के बाद ईस्ट को डालो, ऑक्सीजन बिल्कुल आने मत दो। जैसे ही ग्लूकोज को ईस्ट से डालोगे, ईस्ट उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा, इसके बाद जाइमेज एंजाइम बनाएगा, और ये सारा एक बंद चैम्बर में हो रहा है, और जाइमेज एंजाइम ही कन्वर्ट करके क्या हो जाता है, इथेनॉल में बदल जाता है। क्या हो जाता है, इथेनॉल में बदल जाता है। अच्छा, मैंने अब आपको ये सब बात बता दिया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों, क्योंकि हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बस ह्यूमन के पास ही है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो और भी लोगों के पास है। किसके किसके पास, फिश के पास भी होगा, फ्रॉग के पास भी होगा, बर्ड के पास भी होगा, कॉकरोच के पास भी होगा, मगरमच्छ के पास भी होगा, सबके पास होगा। लेकिन हम लोग जो बेसिकली पढ़ेंगे वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स का लिखवा देता हूँ कि जो मेरा फिश होता है ना, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जो मेरा फिश होता है वो किस ऑर्गन से रेस्पिरेटरी करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिश का क्या है, तो आप क्या बोलोगे, गिल। फिश का क्या हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि जो मेरा फ्रॉग है, तो फ्रॉग के पास बच्चों दो ऑर्गन होता है। फ्रॉग के पास एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो फ्रॉग के पास दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। अगर फ्रॉग मेरा वाटर में है तो उसके लिए वो अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यूज करेगा, और अगर वो अर्थ पे है तो वो अलग यूज करेगा। तो वाटर के केस में उसके पास क्या होता है, स्किन होता है। वाटर के केस में क्या होता है, स्किन होता है। और अर्थ के केस में क्या होता है, अर्थ पे अगर वो रहेगा तो वो लंग्स का यूज करेगा। वाटर के केस में वो स्किन का यूज करेगा, अर्थ के केस में क्या यूज करेगा, लंग्स का यूज करेगा। अगर मैं बात करूं कि जो मेरा प्लांट्स होता है ना, प्लांट्स कैसे सांस लेता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्लांट का, तो प्लांट का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो होता है लीफ। लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा होता है, और इसी से प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। देखो ये जो मेरा लीफ होता है ना, इसमें जो ये पोर्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यही मेरा क्या होता है, स्टोमेटा होता है। इसी से मेरा जो प्लांट होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, आई होप इसका ये सब आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एनिमल्स, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बताओ एनिमल्स, ठीक है, मेरा क्या हो गया, बर्ड्स, ठीक है, मेरा हो गया रेप्टाइल्स, स्नैक, ये सब मेरा अगर किस चीज़ से सांस लेता है, लिजर्ड, तो ये सब जो है अपना लंग से सांस लेता है। किससे लेता है, लंग्स से लेता है। ठीक है, अच्छा बताओ अर्थवर्म किससे लेता है, तो अर्थवर्म जो होता है ना वो मेरा किस चीज़ से लेता है, स्किन से लेता है। अर्थवर्म किस चीज़ से लेता है, स्किन से लेता है। और आप लोग एग्जाम में का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि कॉकरोच किस चीज़, कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, तो कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो होता है ट्रैकिया। क्या होता है, ट्रैकिया। अच्छा, एक और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताओ बच्चों अमीबा, जो अमीबा है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो जो अमीबा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ना वो उसका होता है जनरल बॉडी सरफेस। आप बस जनरल मत मार के आना, आप जनरल बॉडी सरफेस मार के आना। आई होप मैंने आपको सारा सबका मैक्सिमम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बताना चाहूँगा। ठीक है, देखो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का होता है ना, जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चों जो हमारा डाइजेशन होता है वो मुंह से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके ख़त्म हो जाता है। मैंने डाइजेशन में बताया था कि जो मेरा डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके ख़त्म हो जाता है। और अगर मैं आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछूँ कि बच्चों
ये बताओ कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए नोज। अगर एग्जाम में नोज ना हो तो आपका राइट आंसर होगा नेजल कैविटी। हाँ बिल्कुल, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें दो जगह से, मतलब दो पार्ट्स आप जनरली याद रखना, एग्जाम में बहुत बार नोज ना देके नेजल कैविटी देता है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा नेजल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। तो देखो मैं ना आपको डायग्राम पहले बना देता हूं ताकि आपको इस चीज को समझने में बहुत ईजी हो जाए। तो देखो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? तो वो होता है नोज से। तो देखो सबसे पहले हवा आया, सबसे पहले हवा किसके पास आया? तो हवा आया नोज के पास, ठीक है। जैसे ही नोज के पास एयर आया, वो कहाँ गया? नेजल पोर्स के पास गया, नेजल पोर्स के पास गया। नेजल पोर्स बोल लो या नॉस्ट्रिल्स बोल लो, नेजल पोर्स बोल लो या नॉस्ट्रिल्स बोल लो। और जो हमारा नेजल पोर्स और जो नॉस्ट्रिल्स होता है, ये कितना होता है? ये एक पेयर में होता है। ये कितना होता है? एक पेयर में होता है। अच्छा मैं अब हिंदी में बताता हूँ कि जो नेजल पोर्स होता है ना, ये कुछ नहीं, जो आपका नाक का दो छेद है ना, वही होता है। क्यों? क्योंकि उसी से तो हवा जाता है ना। एयर इंटर कहाँ से करता है? नेजल पोर्स से। जो आपका दो नाक का छेद है, उसी से क्या करता है? हवा इंटर करता है। सीधा सीधी याद रखो। कितना छेद है आपके नाक में? तो दो छेद है, तो वन पेयर में होता है। इतना बात आपको नहीं। अब नाक के अंदर क्या होता है? तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि लड़कों के अंदर क्या होता है? नाक के अंदर जो होता है, बहुत लड़कों के अंदर नाक के अंदर बाल आ जाता है, लड़कियों के अंदर भी बाल आ जाता है। तो जब वो दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो उसको कैंची से क्या बोलते हैं? जो हजाम होता है उसको बोलते हैं इसको कट करो, ठीक है। तो आप उसको कट करवा देते हो, ठीक है। तो जो मेरा नेजल पोर्स के बाद आपको जो दिखता है वो क्या होता है? नेजल हेयर दिखता है। क्या दिखता है? नेजल हेयर। और ये जो नेजल हेयर होता है बच्चों, ये क्या कहलाता है? ये सीलिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सीलिया। और आपको पता है, आप इसको वेस्ट समझ के आप अपना नाक का बाल कटवा देते हो, लेकिन ये कितना आपको बचाता है? ये आपको हार्मफुल पॉल्यूटेंट से बचाता है। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, एयर पॉल्यूटेंट्स, उससे आपको ये बचाता है। तो इसलिए आपको नाक का बाल नहीं कटवाना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका मन, आप कटवाना चाहो तो कटवा भी सकते हो, ठीक है। तो नेजल हेयर जो होता है, ये क्या होता है? इट इज नोन एज सीलिया और इट फिल्टर पॉल्यूटेंट्स, इट फिल्टर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। और ये एक तरह का क्या है? ये हमारे बॉडी का ना बच्चों नेचुरल फिल्टर, ये हमारे बॉडी का क्या है? नेचुरल फिल्टर है, ठीक है। जैसे मान के चलो आप कहीं पे गए, आप गए कहाँ? डेजर्ट में घूमने के लिए गए, कि मन क्या? पिकनिक में। वहाँ पे क्या आ गया? सैंड ड्यून्स आ गया, पूरा तूफान आया और आपके नाक में क्या हो गया? बालू घुसना स्टार्ट करेगा। तो पता है बच्चों, ये आपके लंग्स के पास जाने से पहले ही ना मैक्सिमम जो सैंड ड्यून्स होगा ना, जो सैंड होगा ना, उसको रोक देगा। सोचो तो ये सीलिया कितना यूजफुल है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो हवा है वो नोज के पास आया, नोज से नेजल पोर्स के पास आया, नेजल पोर्स के पास किसके पास गया? नेजल हेयर के पास आया। नेजल हेयर क्या किया? जो हमारा नेचुरल, जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, उसको बाहर किया, उसको एक तरह का फिल्टर करने का काम किया। उसके बाद इसका एक और काम होता है, ये क्या करता है ना, ये एब्जॉर्ब करता है एयर मॉइस्चर को। ये क्या करता है? एयर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। और उसके आगे जब आप बढ़ोगे तो हमारे मतलब नेजल हेयर के बाद हमारे पास वहाँ पे क्या होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो जो म्यूकस कुछ नहीं होता है, जो चिपचिपा सा आपके नाक से निकलता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। और ये म्यूकस कुछ नहीं, ये एक तरह का क्या है? नेजल वाटर है। अब बात करते हैं हम लोग नेजल हेयर्स के बाद हमारे बॉडी में अब क्या होता है? नोज के पास तो हमारे पास फिर होता है नेजल कैविटी। फिर क्या होता है? नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी के पास, नेजल कैविटी क्या होता है? तो ये हमारा ऑल फैक्ट्री रीजन होता है, जो हमको क्या करवाता है? स्मेल करवाता है। ये जो ऑल फैक्ट्री रीजन होता है, नेजल फैक्ट्री के पास क्या होता है? एक हमारा ऑल फैक्ट्री रीजन होता है, जो हमको क्या करवाता है? स्मेल करवाता है। और ये हमको क्या स्मेल करवाता है? ये हम लोग को, हमारे ब्रेन को न्यूरॉन सिग्नल भेजता है और ये हमको बताता है कि ये अच्छा सुगंध है, ये हमारा क्या है? गंदा सुगंध है। और फिर उसके बाद ये रेस्पिरेटरी रीजन में चला जाता है, जहाँ पे क्या करता है? जो हमारा एयर का जो मॉइस्चर रहता है उसको रिमूव किया जाता है और फिर मतलब क्या कहते हैं? एयर विंड पाइप के थ्रू ये हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। तो अब मैं आपको इस डायग्राम से जब मैं अब आपको समझाऊंगा तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ?
सबसे पहले क्या हुआ कि जो मेरा हवा है वो नोज के थ्रू इंटर हुआ, हवा जो है वो नोज के थ्रू इंटर हुआ। नोज के थ्रू इंटर होने के साथ साथ ये देख रहे हो, ये दो जो पोर हैं ये नेजल पोर्स हैं, ये नेजल पोर्स के पास गया। ये नेजल पोर्स के बाद यहाँ पे ये जो आपको मैं ऐसे ऐसे घेर रहा हूँ, ये नाक के बाल हैं, ये नाक का बाल क्या किया, इसको फिल्टर करने का काम किया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एयर मॉइस्चर जो है वो उसको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, ये जो ऑल फैक्ट्री रीजन है इसके पास गया। ये ऑल फैक्ट्री रीजन बताया कि ये जो ऑल फैक्ट्री रीजन बताया कि ये जो एयर आया है इसमें जो स्मेल है वो कैसा है, गुड है या बैड है। ये जो ऑल फैक्ट्री रीजन है ये बताता है कि जो एयर है वो जो स्मेल है वो कैसा है, गुड है या क्या है, बैड है। ये गुड है या बैड है, ठीक है। और ये किसकी मदद से होता है, तो न्यूरॉन की मदद से होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा रेस्पिरेटरी रीजन क्या होता है, स्टार्ट होता है। और रेस्पिरेटरी रीजन में ही क्या होता है, एयर का रिमूवल होता है। ये जो रेस्पिरेटरी रीजन है यहाँ पे क्या होता है, एयर का रिमूवल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आपके पास वहां पे ये फेरिंक्स आपको मिलेगा जो क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि कॉमन पैसेज क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वो होता है हमारा फेरिंक्स। हमारा जो फेरिंक्स होता है वो क्या होता है, एक तरह का कॉमन पैसेज होता है, किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जैसे ही आप रेस्पिरेटरी रीजन से आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन पैसेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं। जब आप फेरिंक्स से आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, विंड पाइप। विंड पाइप से जैसे जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको क्या फिर मिलेगा, देखो फिर ना आप जैसे ही आगे बढ़ोगे ना तो आपको इस टाइप के आकार का, इस टाइप के आकार का आपको एक ह्यूमन बॉक्स मिलेगा। और वो किसके ऊपर रखा रहता है, तो वो हमारा ट्रैकिया के ऊपर रखा रहता है। जो हमारा ह्यूमन बॉक्स होता है वो किसके पास रखा रहता है, तो हमारा ट्रैकिया के ऊपर रखा हुआ रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा ट्रैकिया, जैसे ही हम कॉमन पैसेज से पास करते हैं तो क्या होता है, विंड पाइप मिलता है। विंड पाइप से जब हम आगे जाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, ट्रैकिया मिलता है। और ट्रैकिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। तो ये जो मेरा है ये एक तरह का विंड पाइप है। और विंड पाइप के ऊपर क्या होता है, विंड पाइप के ऊपर हमारा क्या होता है, तो वो हमारा होता है लैरिंक्स। और यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा ह्यूमन वॉइस कहलाता है। तो अब मैं आपको इस चीज को पढ़ाने का कोशिश करता हूं। तो देखो, ये जो मेरा नेजल कैविटी था ये क्या कर रहा है, ऑल फैक्ट्री रीजन से हमको बता रहा है कि जो हमारा सांस जो आया है वो कैसा है, गुड है या बैड है, ठीक है। फिर जो मेरा फेरिंक्स होता है इसका क्या काम होता है, ये हमारा डाइजेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है। जो मेरा ट्रैकिया होता है अब मेरा जो ट्रैकिया होता है इसका लेंथ कितना होता है, तो इसका लेंथ होता है 12.5 सेंटीमीटर। जो हमारा ट्रैकिया होता है उसका लेंथ कितना होता है, 12.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये मैं आपको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अपना यहीं पे क्या होता है, यहीं पे मेरा इस टाइप का एक बॉक्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। ये ट्रैकिया के ऊपर जस्ट होता है, ठीक है। इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो मेरा लैरिंक्स होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में आता है। तो जो मेरा लैरिंक्स होता है ना, ये किसके ऊपर होता है, तो ये हमारा ट्रैकिया के ऊपर होता है। इसको हम लोग ह्यूमन साउंड बॉक्स बोलते हैं, और या इसको हम लोग वोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो जो लोग गूंगे होते हैं उनके पास ये बॉक्स होता ही नहीं है, जिस वजह से उनका क्या होता है, आवाज़ नहीं आ पाता है। और जिनका आवाज़ अब थोड़ा बहुत ऐसे निकलता हो, जैसे गो गो ऐसे आवाज़ निकलता है, तो ये किस टाइप का होता है, तो ये उनका क्या होता है, उनका बहुत छोटा सा लैरिंक्स बॉक्स बना हुआ होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो लड़के और लड़कियों का आवाज डिफरेंस क्यों होता है। तो क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है। अगर वोकल कॉर्ड का साइज क्या हो, लार्ज हो, तो जो हमारा पिच होगा वो क्या निकलेगा, लो निकलेगा। लो निकलने की वजह से क्या होगा कि जो मेरा साउंड होगा ना वो क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। और तो इसका मतलब बताओ, हैवी साउंड किसका होता है, तो बॉय का होता है। लेकिन अगर मेरा वोकल कॉर्ड स्मॉल हो जाए तो मेरा जो पिच होगा वो क्या होगा, हाई होगा। और पिच हाई किसका होता है, गर्ल का होता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस रूम में मैं चिल्ला रहा हूं, मैं चिल्लाऊंगा तो मेरा जो पिच होगा वो क्या होगा, लो होगा। तो और मेरी बहन अगर चिल्लाएगी, या मान के चलो कोई लड़की चिल्लाएगी इस रूम में मैंने बोला हेलो और इस रूम में किसी और लड़की ने भी बोला हेलो, तो जो लड़की का आवाज़ है वो दूर तक सुन सकते हो। क्यों, क्योंकि लड़कियों का जो पिच होता है वो क्या होता है, हाई होता है, और लड़कों का पिच क्या होता है, लो होता है। इसी वजह से लड़कों का आवाज़ जो होता है वो क्या होता है, भारी होता है।
अच्छा, लड़कों का जो वॉइस होता है उसका भारीपन का एक और कारण होता है, वो होता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल की वजह से लड़कों का जो वॉइस होता है वो क्या होता है, भारी होता है। ठीक है। अच्छा सर, आपने ये बात तो बता दिया कि वोकल कॉर्ड होता है, एक लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है, आप साइज तो बता दो। तो जो वोकल कॉर्ड लड़कों में होता है वो 20 mm का होता है, और जो लड़कियों में होता है वो 14 से 15 mm का होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जो ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है, तो वो लैडनेक्स से होता है। लैडनेक्स कहाँ पे होता है, तो ये हमारा ट्रैकिया पे होता है। ह्यूमन साउंड बॉक्स कौन कहलाता है, तो हमारा लैडनेक्स कहलाता है। जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है अगर उसका साइज बड़ा हो जाएगा तो हमारा पिच क्या होगा, लो निकलेगा। लो निकलने से क्या होगा कि जो वॉइस होगा वो हमारा हाई हैवी साउंड करेगा, और हैवी साउंड किस में होता है, लड़कों में होता है। अगर वोकल कॉर्ड आपका स्मॉल हो जाए तो पिच हाई हो जाएगा, जिस वजह से ये जनरली लड़कियों में होता है। और अगर वोकल कॉर्ड लार्ज है तो इसका मतलब 20 mm का है, अगर वोकल कॉर्ड स्मॉल है तो जनरली 14 से 16 mm का है। और लड़कों में जो एडम एप्पल होता है वही क्या होता है, लड़कों के आवाज़ को डीपनेस बनाने का कारण होता है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो लेंथ ऑफ फूड पाइप होता है वो कितना होता है, तो जो हमारा लेंथ ऑफ फूड पाइप होता है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो जो ट्रैकिया होता है उसका लेंथ कितना होता है, तो उसका लेंथ 12.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग लंग्स पढ़ेंगे, तो लंग्स पढ़ने से क्यों ना मैं इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक का स्टोरी क्या हुआ था, ताकि आप एक बार समराइज कर लो। तो देखो, सबसे पहले हमारा नोज था, मैं यहाँ से बनाता हूँ। सबसे पहले हमारे नोज से क्या एंटर किया, तो हमारा एयर जो था वो नोज में आया, नोज से क्या गया, नेजल पोर्स में गया। आप रिवाइज करना, नेजल पोर्स के पास गया, नेजल पोर्स के पास कहाँ गया, नेजल एयर के पास गया, नेजल एयर के बाद हमारे पास कहाँ से गया, ये बताओ। नेजल एयर के बाद ये हमारे नेजल कैविटी के पास गया। नेजल कैविटी के पास ये किसके पास जाएगा बताओ, तो नेजल कैविटी के बाद जो हमारा हवा है वो जाता है फेरनेक्स के पास। किसके पास जाता है, फेरनेक्स के पास जाता है। और फेरनेक्स के पास जाने के बाद ये हमारा लास्ट में कहाँ पहुँच जाता है, ये लास्ट में हमारा पहुँच जाता है ट्रैकिया के पास। किसके पास पता पहुँच जाता है, ट्रैकिया के पास। अब मैं आपको ट्रैकिया के बारे में कुछ बता दूँ। तो हमारा ट्रैकिया होता है ना, ये कुछ नहीं, ये क्या होता है, ये हमारा एक तरह का विंड पाइप होता है। जो मेरा ट्रैकिया होता है ना वो एक तरह का क्या होता है, विंड पाइप होता है। देखो ये मेरा क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या होता है, फर्दर इस टाइप से दो पार्ट में जाके क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जो हमारा ट्रैकिया होता है वो दो पार्ट में इस टाइप से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। देखो ये मेरा ट्रैकिया है, हवा इस टाइप से आ रहा है, हवा इधर भी चला गया और हवा क्या हो गया, इस टाइप से भी चला गया। ठीक है। अब अगर आपसे पूछूं कि जो देखो, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो मेरा ट्रैकिया होता है ना, जो मेरा ट्रैकिया होता है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ट्रैकिया का लेंथ कितना होता है, तो जो मेरा ट्रैकिया का लेंथ होता है ये होता है मेरा 10 से 12 सेंटीमीटर। ट्रैकिया का लेंथ कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ और आपको एक और बात बताता हूँ। जो ट्रैकिया होता है ना, इसके पास ऐसे सी शेप का एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, सी शेप का एक स्ट्रक्चर शेप जुड़ा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कैटिलेज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिलेज बोलते हैं, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस सी शेप का एक रिंग लगा हुआ है। ये क्या करता है, ये हमारे ट्रैकिया को बचाता है, हमारे विंड पाइप को बचाता है। क्यों बचाता है, अगर ये रिंग नहीं लगा रहेगा ना, तो मान के चलो आप कहीं जा रहे हो और वहां पे बहुत तेज हवा आने लगे, मान लो आप कूलर के पास अपना नाक ऐसे करके लगा दिए, और नाक लगाने के बाद क्या होगा, अगर आपके बॉडी में इस ये सी शेप का रिंग नहीं रहेगा, अगर आपके पास ये कार्टिलेज नहीं रहेगा, तो पता है क्या होगा, आपका जो विंड पाइप हो जाएगा ना, आपका डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आप मर जाओगे उसी वक्त। ठीक है, मरने के बाद आप चले जाओगे ऊपर। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा एयर कहाँ आ चुका है, ट्रैकिया में आ चुका है। और अब ये ट्रैकिया से क्या कनेक्टेड होता है प्यारे बच्चों, ये लंग्स होता है। ये मेरा लंग्स किडनी के टाइप का दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाना। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, लंग्स होता है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक लंग्स बड़ा होता है, एक लंग्स छोटा होता है। जैसे कि आप सब लोग को ये बात पता है, किसमें बताया था मैंने, इसका मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम में। जी हाँ, हमारा एक लंग बड़ा होता है और एक लंग छोटा होता है। अब हम ये बात जान चुके हैं कि ट्रैकिया में आया एयर, ट्रैकिया से दो पार्ट में डिवाइड हुआ और दोनों लंग्स के पास क्या हो गया, पहुंच गया। अब हम लोग लंग्स के पूछेंगे, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि लंग्स कैसे काम करता है। तो उससे पहले लंग्स में कैसे कैसे ये काम करता है, तो पहले हम लोग कुछ लंग्स के बारे में जान लेते हैं कि लंग्स मेरा क्या होता है।
तो देखो, सबसे पहले आप लंग्स के बारे में जानो कि भैया हमारा लंग्स होता कहाँ है, रहता कहाँ है, उसका घर कहाँ है। तो जो हमारा लंग्स है ना वो बच्चों, वो थॉरिक कैविटी में रहता है। जो हमारा लंग्स होता है ना वो कहाँ रहता है, तो वो हमारा थॉरिक कैविटी में रहता है। लंग्स जहाँ होता है वो हम लोग बोलते हैं थॉरिक कैविटी। जो हमारा लंग्स होता है ना वो कितने पेयर में होता है, एक पेयर मतलब दो लंग्स होता है हमारे पास। एक बड़ा लंग्स होता है और एक मेरा छोटा लंग होता है। अच्छा ये बताओ कि जो हमारा लंग्स है उसका कलर क्या होता है। तो जो मेरा लंग्स होता है ना उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, पिंक होता है। जो मेरा लंग्स होता है उसका कलर क्या होता है, उसका कलर जो होता है वो पिंक होता है। लंग्स का कलर कैसा होता है, पिंक होता है। लेकिन अगर आप मान के चलो सिगरेट पीने वाले बच्चे हो, आप कैसे बच्चे हो कि आप पूरा सिगरेट पीते हो, दिन रात चरस गांजा पीते हो, आप पूरा सिगरेट पी रहे हो, तो आपका जो लंग होगा वो कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चे नहीं गंदे बच्चे, आपका लंग कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। आपका लंग कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि अगर आप सिगरेट दारू ये सब नहीं पीते हो तो आपका लंग कैसा होगा, जो कुदरत ने बनाया वो पिंक बनाया, लेकिन आप सिगरेट दारू, या बच्चों बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं और वो पॉल्यूशन वाली सिटी में रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, उनका जो लंग होता है वो ब्राउन हो जाता है। आपको ये बात समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हेल्दी लंग्स का वेट कितना होता है, तो ये मेरा 1.3 से 1.5 kg के बीच में होता है। कुछ बुक में 1.4 से 1.7 भी दे देता है, लेकिन आप 1.3 से 1.5 ही याद करके रखना। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता के आपको बताता हूँ कि जो मेरा लंग्स होता है ना, ऐसे करके ही लंग्स होता है। तो देखो ये मेरा एक लंग्स हो गया और इस टाइप से मेरा क्या आ रहा है, ट्रैकिया आ रहा है। इस टाइप से मेरा क्या है, ट्रैकिया आया हुआ है। ठीक है, ट्रैकिया। अब देखो ये जो मेरा लंग्स होता है ना, ये इस टाइप से ऐसे करके छोटा होता है और ये इस टाइप से ना धंसा होता है। और ये धंसा हुआ पता है क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन रहता है, यहाँ पे हमारे रहते हैं दिल। यहाँ पे हमारा क्या रहता है, हार्ट। और सॉरी, दिल तो हम बोलते ही नहीं है, हम तो उसको हार्ट बोलते हैं या तो हृदय बोलते हैं। दिल नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं होता है। और हमारा हार्ट होता कहाँ है, तो जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट कौन सी जगह रहता है, तो हार्ट हमारा कार्डियक नॉच के पास रहता है। अगर एग्जाम में पूछे कि दिल हार्ट का जगह कहाँ है, हृदय का जगह कहाँ है, तो हृदय का जगह कार्डियक नॉच के पास है। लंग्स के पास एक जगह होता है जो गड्ढा के समान धंसा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अभी मैंने आपको बताया, तो बताओ लंग्स कहाँ होता है, तो जो मेरा लंग्स होता है वो थॉरिक कैविटी में होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा जो मेरा लंग्स जो दो लंग्स होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मीडिया स्टेनम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि जो मेरा लोकेशन ऑफ लंग होता है वो होता है थॉरेसिक कैविटी। ठीक है, जो स्टडी ऑफ लंग होता है, अगर आप लंग्स के बारे में केवल पढ़ते हो तो उसको क्या बोलते हैं, पुल्मोनोलॉजी। पुल्मोनोलॉजी सब जो है वो किससे रिलेटेड है, तो हमारा लंग से रिलेटेड है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। कलर ऑफ लंग्स आपको समझ में आ गया, पिंक होता है। अगर आप सिगरेट दारू पियोगे तो ब्राउन हो जाएगा। वेट ऑफ लंग समझ में आ गया, कितना होता है, 1.3 से 1.5 kg होता है। स्पेस बिटवीन टू लंग समझ में आ गया। ठीक है, क्या कहलाता है, मीडिया स्टेनम कहलाता है। ठीक है, अब देखो जो हमारा हार्ट होता है ना, अच्छा जो हमारा हार्ट होता है ना वो क्या होता है, उसके पास ना एक मेम्ब्रेन होता है। जो हमारा हार्ट होता है ना उसके पास एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। इसका क्या काम होता है, ये हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ये हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। जो प्लूरा मेम्ब्रेन होता है ना ये क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। अब देखो कैसा होता है, इस टाइप का कुछ होता है ना हमारा लंग्स, इस टाइप का कुछ हमारा लंग्स होता है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, तो इस टाइप का झिल्ली नुमा, देखो मैंने गलत ये ले लिया, हाँ देखो इस टाइप का झिल्ली नुमा, देखो इस टाइप का झिल्ली नुमा दो लेयर होता है। जो मेरा प्लूरा मेम्ब्रेन होता है वो जनरली किस टाइप का बना होता है, वो दो मेम्ब्रेन का बना होता है। ठीक है, तो ये देखो इस टाइप का दो मेम्ब्रेन हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। दो मेम्ब्रेन हमारे लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। प्लूरा मेम्ब्रेन दो टाइप का। ठीक है, एक मेरा पार्शियल प्लूरा, एक मेरा वाइस्क्रल प्लूरा। ठीक है, अब मैंने बता दिया ये मेरा क्या है, लंग है और इसके बाहर दो मेम्ब्रेन है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सा मेम्ब्रेन कौन सा है। ठीक है, देखो जो मेरा ये अंदर वाला जो मैंने ये वाला बनाया है, ये अंदर वाला देखो इस पेन से, जो मैंने ग्रीन पेन से बनाया है। ठीक है, जो मैंने ग्रीन पेन से बनाया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइस्क्रल प्लूरा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइस्क्रल प्लूरा। क्यों, क्योंकि ये इनसाइड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइस्क्रल प्लूरा। और जो ये मैंने येलो कलर से बनाया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्लूरा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल
प्लोरा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। और जो मेरा पार्शियल प्लोरा होता है, ये क्या होता है, एक तरह का आउटर मेम्ब्रेन होता है। ये हमारा क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है। तो लंग्स के बाहर जो दो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइस्ट्रल प्लोरा और पार्शियल प्लोरा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में एक तरह का फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। और ये हमारा क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। किससे शॉक को बचाता है, हर्ट को। तो ये हमारे लंग्स को बचाता है। ये जो मेरा फ्लूइड होता है ना, ये जो फ्लूइड होता है ये हमारा क्या करता है, लंग्स को शॉक से प्रिवेंट करता है। तो मैंने आपको लंग्स के बारे में सब कुछ बता दिया कि लंग्स मेरा क्या होता है, कैसे काम करता है। अब मैं आपको लंग्स का वर्किंग समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग डिलीट। ठीक है, और हम लोग अच्छे से इसको फिर से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, लंग्स के बारे में मैंने आपको पूरा अच्छे से आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो लंग्स कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना के बता दूं क्या, हाँ डायग्राम बना के ही बता देता हूँ आपको, अच्छे से आई होप समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो ये बहुत जिगजैग हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरा ट्रैकिया से एयर पहुँच जाता है लंग्स के पास तो कैसे कैसे काम होता है। तो देखो मैं फिर आपको ये डायग्राम से भी समझ जाए। तो देखो ये मेरा क्या होता है, सबसे पहले इस टाइप से मेरा क्या हो गया, ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया दो पार्ट में इस टाइप से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। देखो ऐसे ही होता है कुछ। ठीक है, ट्रैकिया मेरा क्या हो गया, दो पार्ट में इस टाइप से डिवाइड हो गया। ये जो मेरा है, ये मेरा क्या है, एयर है। एयर आया, एयर डिवाइड हो गया, इधर भी चला 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 गया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ लंग्स। अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे लंग्स। यहाँ पे मैंने ये क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ लंग्स। अब मैंने दो लंग्स बना दिए, इन दोनों के पास क्या पहुँच गया, यहाँ पे मेरा एयर पहुँच गया। इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। आप लोग ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। अब देखो ये जो मेरा ट्रैकिया है ना, इसका अब फर्दर डिवीज़न होगा। फर्दर डिवीज़न कैसे हो रहा है, तो ये देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये देख रहे हो यहाँ पे ये जो इतना है, ये इसको हम लोग फर्स्ट डिवीज़न मानते हैं। इसको ये हम लोग क्या मानते हैं, फर्स्ट डिवीज़न। ये जो देख रहे हो ये अलग अलग हो गया है ना, इसको हम लोग फर्स्ट डिवीज़न बोलते हैं। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिवीज़न। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिवीज़न। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिवीज़न ऑफ ट्रैकिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिवीज़न ऑफ ट्रैकिया। और इसी को, इसका नाम हम लोग देते हैं, इसका हम लोग नाम देते हैं ब्रोंकाई। इसका हम लोग नाम क्या देते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, जब मेरा ट्रैकिया प्राइमरी डिवीज़न करता है तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, अब मेरा जो ट्रैकिया था वो डिवाइड होके क्या बन गया है, ब्रोंकाई बन गया है। अब देखो अब ट्रैकिया के पास क्या होता है, अब ये फर्दर फिर डिवाइड करेगा और ये इस टाइप से, देखो इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से और डिवाइड कर रहा है। इस टाइप से ढेर सारा इस टाइप से डिवाइड हो रहा है। देखो सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड हुआ और अब इस टाइप से देखो किस टाइप से डिवाइड हो रहा है, एकदम रूट्स के टाइप का, रूट्स के टाइप का, इस टाइप का ये डिवाइड हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। और सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया जो होता है वो मेरा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है ब्रोंकाइलस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइलस। सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है ब्रोंकाइलस। ठीक है, ब्रोंकाइलस। और इसको बहुत लोग ब्रोंक्यूल भी बोल लेते हैं, और इसको बहुत लोग क्या बोल लेते हैं, ब्रोंक्यूल। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या था कि जो मेरा ट्रैसिया दो पार्ट में इस टाइप से डिवाइड हुआ। जो पहला डिवीजन था उसको हम लोग बोले ब्रोंकाई। जो मेरा जो डिवाइड हो चुका था ब्रोंकाई से जब ढेर सारा डिवीजन हुआ, सेकेंडरी डिवीजन हुआ, उसको हम लोग क्या बोले, ब्रोंकाइलस। ठीक है, अब मेरा जो ब्रोंकाइलस होता है ना, इसका फिर से डिवीजन होता है। ये क्या होता है, इस टाइप का बैलून का शेप का, रूट्स के एंड में जो दिख रहा है ना आपको, इसके रूट्स के एंड में इस टाइप का जो बैलून टाइप का स्ट्रक्चर जुड़ जाता है, इस टाइप का, देखो बैलून के शेप का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। ठीक है,
ये देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो देखो, ये जो अंगूर के आकार का दिख रहा है ना, ये जो अंगूर के आकार का दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। और ये क्या होता है, बैलून स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। अब मैं आपको इस डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो, ये मेरा क्या है, लैंडेक्स है, जो क्या है, ह्यूमन बॉक्स है। यहाँ से हवा आया, ठीक है, हवा आया और इस टाइप से आते गया। देखो मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, ये मेरा क्या है, कार्टिलेज, जो इस ट्रैकिया को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आपका क्या होगा, जो ट्रैकिया होगा वो टूट सकता है आप जब सांस लोगे तो। ठीक है, ये जो मेरा ये जो होता है कार्टिलेज जो होता है, ये मेरा सी शेप का होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। अब मेरा हवा इस टाइप से आया और ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रोंकाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है, ये फिर से इस टाइप से, ये देखो, ये जो है, ये इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से डिवीजन कर गया। देख रहे हो कितना सारा डिवीजन गया। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, जो क्या कहलाता है, ब्रोंकाइलस कहलाता है। अब ये जो इस टाइप से हो गया था, इसके ऊपर ऐसे बैलून के शेप का फॉर्म हो जाता है, इस टाइप से, ये जो देख रहे हो ना, ये बैलून का शेप जो फॉर्म हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, जिसको हम लोग किस चीज के नाम से जानते हैं, एल्वोलाई, एल्वोलाई के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एल्वोलाई के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लंग्स में कैसे कैसे डिवीजन होता है। अब देखो मेरा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से ही मैं बनाया था, इस टाइप से मैंने आपको बनाया था। इस टाइप से क्या होता है मेरा, ये मेरा ब्रोंकाइलस है और यहाँ पे ये बैलून शेप का लगा हुआ है, बैलून शेप का ये लगा हुआ है। तो ये जो होता है ना, ये जो बैलून शेप का होता है ना, ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये एलोवोलाई कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एलोवोलाई। ये जो यहाँ पे है ना, इसी को मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ये जो एल्वोलाई होता है ना, ये वाला, ये सब जो है, ये सब येलो कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये जो एल्वोलाई होता है ना, इसको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं। और ये जो एल्वोलाई होता है ना, ये किसके आकार का होता है, तो ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है, ये जो एल्वोलाई होता है ना, ये कैसा होता है, तो ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो एल्वोलाई होता है ना, वो कैसा होता है, तो वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वोलाई जो होता है वो ग्रेप लाइक का स्ट्रक्चर होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लंग। एल्वोलाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लंग्स। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑफ लंग्स। यूनिट ऑफ लंग्स और सेल ऑफ लंग्स किसको बोलते हैं, आपको पता चल गया, किसको बोलते हैं, एल्वोलाई को बोलते हैं। ठीक है, सेल ऑफ लंग्स और यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, अच्छा अब इसका फंक्शन क्या है, कि जो एल्वोलाई है ना, इसी का फंक्शन होता है, ये हेल्प किस में करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में क्या करता है, हेल्प करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो एल्वोलाई है वो क्या, किस चीज़ में मदद करता है, तो वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। इसको सेल ऑफ लंग्स बोलते हैं, इसको यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं। इसका शेप जो होता है वो ग्रेप लाइक के स्ट्रक्चर होता है, किस टाइप का, अंगूर के दाने के जैसा इसका शेप होता है। अच्छा, ये क्या करता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। क्या करता है, CO2 को बाहर करता है और O2 को क्या करता है, इन करता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, अगर आप ह्यूमन के टर्म में बात करो तो ये क्या कहता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, तो वो डिफ्यूजन कहलाता है। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया कि जो मेरा ट्रैकिया होता है वो प्राइमरी डिवीजन करके ब्रोंकाई बनाता है, सेकेंडरी डिवीजन करके ब्रोंकाइलस बनाता है, और टर्सरी डिवीजन करके क्या होता है, एल्वोलाई बनाता है, जो ये क्या होता है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी को यूनिट ऑफ लंग्स बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑफ लंग्स बोलते हैं। इसका काम होता है क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, देखो अब आपको ये बात समझ में आ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लो डायग्राम की मदद से कि जो मेरा रेस्पिरेशन होता है, जो मेरा एक गैस होता है, जो मेरा गैस एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो, आपको एक चीज़ मैं बात बता दूं, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जो मेरा एयर होता है ना, वो हाई प्रेशर से किधर जाता है, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर जाता है। हाई प्रेशर से किधर जाता है, लो प्रेशर की ओर जाता है। जो मेरा एयर होता है वो हमेशा ये रूल फॉलो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। जिधर भी हवा कम होगा उधर वो क्या करेगा, चला
चला जाएगा। तो सबसे पहले आपका हवा था वो नोज के थ्रू आया, नोज के थ्रू वो फेरनेक्स में गया, फेरनेक्स के थ्रू वो क्या गया, लैरिंक्स के पास गया, लैरिंक्स के थ्रू वो ट्रैकिया के पास पहुंचा, ट्रैकिया के थ्रू जो है आपका क्या हुआ, ट्रैकिया डिवाइड हुआ, ट्रैकिया डिवाइड होकर प्राइमरी डिवीजन किया तो हम लोग उसको क्या बोले, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के पास पहुंचा, ब्रोंकाई सेकेंडरी डिवीजन करके क्या बना, ब्रोंकाइलस बना, और फिर यहाँ से क्या बना, एल्वोलाई, एल्वोलाई चौथा डिवीजन है तो ये मेरा टर्सरी डिवीजन है। और यहीं पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 ए, CO2 आउट और O2 इन। यहाँ पे जनरली क्या होता है ना कि ये जो एल्वोलाई होता है ना ये इस टाइप का ऐसा होता है, देखो ये इस टाइप का होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो मेरा CO2 होता है ना वो मैक्स नंबर में होता है, और जो मेरा O2 होता है वो क्या होता है, मिनिमम नंबर में होता है। O2 कम होता है, CO2 ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा बॉडी है वो CO2 बनाता है। जैसे देखो हवा जो होता है एयर, आप क्या जानते हो, एयर में O2 21% है, ठीक है, CO2 कितना है, तो CO2 मेरा 0.03% है, इतना बात आपको पता है। तो जब आप सांस लेते हो तो 21% आपका ऑक्सीजन है, CO2 कितना है, 0.03%। अब आपके एग्जाम में कोई अब आपके दिमाग में आएगा कि जो मेरा CO2 हो गया वो कैसे ज़्यादा हो गया, ये तो पागल बना रहा है मास्टर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो आपका ह्यूमन बॉडी है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो बनाता है। तो जिस वजह से हमारा जो CO2 होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो जब हमारा CO2 यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जब हमारा CO2 ज़्यादा हो जाता है एल्वोलाई में तो क्या होता है, आप एक बात बताओ, जब आप सांस ले रहे हो, जब आप सांस लेते हो तो बाहर में क्या, किस चीज़ का कमी है, तो बाहर में सर जब हम सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं तो आपको क्या पता है कि जब ये मान के चलो ये आपका क्या है, नाक है, तो इधर किस चीज़ का कमी है, तो आप जान रहे हो कि इधर क्या है, हवा है, हवा में ऑक्सीजन 21% है और CO2 क्या है, 0.03%, और यहाँ पे मैक्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप सांस लेते हो ना, तो जब आप सांस छोड़ने के लिए जाते हो तो क्या होता है कि इधर CO2 का मात्रा ज़्यादा है और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर की ओर हुआ ना, मतलब आपके एल्वोलाई से आपके नोज की तरफ क्या हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर क्या हुआ, एयर सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि उधर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। तो इस तरह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजन कैसे आता है। यहाँ पे देखो एल्वोलाई में क्या है, ऑक्सीजन का संख्या का कमी है, तो एल्वोलाई में जब ऑक्सीजन का संख्या कमी है और बाहर में ऑक्सीजन क्या है, बाहर में ऑक्सीजन 21% है, ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का हाई प्रेशर किधर हो गया, बाहर की ओर, और लो प्रेशर किधर है, एल्वोलाई किधर। तो जो मेरा ऑक्सीजन है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आता है और ऑक्सीजन O2 क्या हो जाता है, इन हो जाता है। आई होप आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारे बॉडी में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपको समझ में आ गया। अब हमारे बॉडी में क्या होता है, एक डायफ्राम होता है। ये कैसा होता है, ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारा इस टाइप का क्या होता है, लंग्स होता है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया दो पार्ट में इस टाइप से डिवाइड हो गया। यहाँ पे मेरा बन गया लंग्स, यहाँ भी मेरा क्या बन गया लंग्स, और यहाँ पे जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। आई होप मैंने आपको डायफ्राम बना के बता दिया। तो जो मेरा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ये मैंने आपको बता दिया, एल्वोलाई से होता है। अब मेरा जो डायफ्राम है ये क्या है, तो जो मेरा डायफ्राम है ना ये एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है, और जो मस्कुलर ऑर्गन होता है ना वो जनरली क्या काम करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। और जो मेरा ये डायफ्राम है ना ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे लंग्स के नीचे पाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना इस टाइप से, इसके ऊपर क्या होता है, लंग्स होता है, इसके ऊपर क्या होता है, लंग्स होता है, इसके ऊपर क्या होता है, लंग्स होता है। ठीक है, तो जो मेरा डायफ्राम होता है ना वो क्या होता है, वो मेरा लंग्स के नीचे पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये हमारा थॉरिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। तो डायफ्राम क्या करता है, थॉरिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो मेरा डायफ्राम है ना वो मेरा क्या करता है, ब्रीथिंग रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ब्रीथिंग रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इतना बात में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ कि इनहेलेशन, इसमें क्या होता है, जब आप सांस लेते हो तो आप ऑक्सीजन का कितना लेते हो, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हो, 0.03%, और जो मेरा नाइट्रोजन होता है वो कितना लेते हो, 78%। जब आप सांस को छोड़ते हो तो कितना होता है, ऑक्सीजन 16% होता है।
ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका ऑक्सीजन यूज भी तो हो जाता है, और जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड वो 3 to 4% होता है, और जो मेरा नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है? 78% होता है। क्यों यहाँ पे कम हो जाता है ऑक्सीजन? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो यूज में आ जाता है, ठीक है, किसको? ग्लूकोज को तोड़ने में। अच्छा, जब आप सांस लेते हो तो जो आपका डायफ्राम होता है ना, वो नीचे की ओर आता है। जो आपका डायफ्राम है वो आपका क्या होता है? नीचे की ओर जाता है, जिससे क्या होता है? जो आपका लंग्स होता है ना, उसका साइज क्या करता है? एक्सपैंड होता है। और लंग्स के अंदर क्या होता है? फेफड़ा के अंदर हवा बढ़ता है। आप ऐसे सांस लो, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका जो लंग्स है वो क्या हो रहा है? एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। और जब आप सांस लेते हो तो आपका डायफ्राम क्या होता है? डाउनवर्ड की तरफ आता है। अब मैं बात करता हूँ, जब आप सांस छोड़ते हो तो जो आपका डायफ्राम है क्या होता है? अपवर्ड जाता है, ऊपर की ओर आता है। और आपका जो लंग्स होता है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। और जब आपका लंग्स का साइज छोटा होता है तो उस वक्त आप क्या कर रहे होते हो? एक्सहेलेशन में आप अपने लंग्स से हवा को नोज के थ्रू बाहर निकाल रहे होते हो। अच्छा, जो मेरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो, अगर मैं मैमल्स का बात करूं तो वो हमारा होता है हेमोग्लोबिन। अगर मैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट मैमल्स में के बारे में बात करूं तो वो क्या होता है? मेरा हेमोग्लोबिन। अगर मैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट मोलस्का, आर्थ्रोपोडा फाइलम का बात करूं तो ये क्या होता है? हाइमोकाइनिन होता है। ये क्या होता है? हाइमोकाइनिन होता है। इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पूछोगे कि मोलस्का ग्रुप में कौन होता है? तो मोलस्का ग्रुप में ऑक्टोपस होता है। मोलस्का ग्रुप में ऑक्टोपस होता है। और जो मेरा आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है उसमें क्या होता है? इंसेक्ट होता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ फैक्चुअल्स बता रहा हूँ जो कि आपको याद करना है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। रेस्पिरेशन रेट, अगर आप स्वस्थ हो तो आपके अंदर कितना होना चाहिए? 12 to 16 टाइम्स होना चाहिए 1 मिनट में। 1 मिनट में 12 से 16 टाइम्स का आपका रेस्पिरेशन रेट होना चाहिए। रेस्पिरेशन रेट आपका अगर चाइल्ड है तो उसके अंदर कितना होना चाहिए? 20 टाइम्स होना चाहिए। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो वो कितना होता है? 500 ml होता है। अगर आपसे पूछे कि रेस्पिरेटरी फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज अगर रहेगा तभी तो रेस्पिरेशन काम करेगा ना, नहीं रहेगा ग्लूकोज तो कहाँ से ही आएगा? एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये क्या होता है? एटीपी। क्यों? क्योंकि आपका रेस्पिरेशन कराने में क्या खर्च होता है? एटीपी। तो एटीपी हो गया। क्यों? आप कोई सामान लेने जाते हो तो आपका पैसा खर्च होता है, तो एनर्जी करेंसी क्या है? ह्यूमन बॉडी का एटीपी है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? जब आपका ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी और थोड़ा सा हीट भी रिलीज होता है। रेस्पिरेशन को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पायरोमीटर। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि रेस्पिरेशन किस पार्ट ब्रेन, तो ये होता है मेरा पोन्स वेरुलाई। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे रेस्पिरेशन सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय, तो ये होता है मेडुला ऑब्लिगाटा। और अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पोन्स वेरुलाई भी हो जाएगा और मेडुला ऑब्लिगाटा भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं तो हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो O2 होता है तो उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। कितना परसेंट? 3%, ठीक है। और हेमोग्लोबिन कितना होता है? 97%। तो जो मेरा ब्लड होता है ना वो 3% क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है। और हेमोग्लोबिन जो होता है वो 97% ऑक्सीजन को क्या करता है? ले जाता है। और जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको प्लाज्मा जो होता है वो 7% लेके जाता है, 20 से 25% हेमोग्लोबिन लेके जाता है। और मेरा 70% जो होता है वो मेरा कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एसिड क्या करता है? उसको लेके जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मेरा यूपेनिया है ये मेरा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। अगर आपको यूपेनिया बीमारी है तो यूपेनिया कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हो, आप हेल्दी हो। लेकिन अगर आपको हाइपोपेनिया हो गया, हाइपो का मतलब क्या हो गया? कम। हाइपो का मतलब क्या हो गया? कम। और हाइपर का मतलब क्या हो गया? ज़्यादा। तो हाइपोनिया जिसके अंदर होगा उसके अंदर क्या होगा कि जो उसका ब्रीदिंग रेट होगा वो कम हो जाएगा। कितना कम? तो 12 से कम, ठीक है। अगर हाइपरपेनिया है तो उसके अंदर क्या होगा? ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा? 20 से ज़्यादा। 1 मिनट में वो 20 बार से अधिक लेगा। हाइपोक्सिया क्या होता है? ये अगर आपके बॉडी में आपके ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हो जाए तो आपको क्या हो गया? हाइपोक्सिया हो गया। एनॉक्सिया क्या होता है? अगर आपके टिश्यू के पास क्या हो? O2 ना हो। हाइपोक्सिया का मतलब क्या हो गया? O2 का कमी, टिश्यू के पास O2 का कमी हो गया। एनॉक्सिया का मतलब क्या हो गया? टिश्यू के पास O2 है ही नहीं और आपका जो सेल होगा वो क्या होगा? मरना स्टार्ट हो जाएगा।
इपेस्मा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, ब्रोंकाई का, ठीक है, ड्यू टू एक्सेस स्मोकिंग, ठीक है। अस्थमा आपको सब लोग को पता है कि ये एलर्जिक डिसऑर्डर है, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। निमोनिया क्या होता है, तो ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। निमोनिया क्या होता है, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो जनरली वाटर मिक्सचर, एयर कूलर, आरओ जो होता है वहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया बन जाता है, ठीक है। और इसके निमोनिया में क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है उसके अंदर फ्लूइड बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पानी बन गया है। हाई फीवर क्या होता है, इसके अंदर नेसल कैविटी एलर्जी हो जाता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है जो बैक्टीरियल डिजीज माना जाता है, और ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, एमटीवी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसका बचने का एक टीका है जिसको आप लोग बीसीजी लगा के बच सकते हो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वैक्यूले क्लाइमेट ग्यूरिन, ठीक है। और एक बीमारी होता है वाइट लंग, जो लोग कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं उसको वाइट लंग डिजीज, वाइट लंग हो जाता है उनका। और एक होता है ब्लैक लंग, जो लोग कोल सीमेंट इंडस्ट्री डिजीज में काम करते हैं, कोल सीमेंट वाले फैक्ट्रीज में सब में काम करते हैं, तो उनको ब्लैक लंग डिजीज हो जाता है। आई होप आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार रिवीजन कर लेना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी कर देना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कल करवाऊंगा, उसका वीडियो मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा, तो आप यहाँ से रिवीजन कर लेना और फिर 100 क्वेश्चन आप लगा लेना। फिर देखते हैं कि रेलवे कैसे आपसे नहीं निकलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।